I will discuss about conservative and non-conservative force, यानी वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है आपका, ये लेक्चर नंबर 2 है। और इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसका फार्मूला वर्क क्या क्या है, उसका यूनिट क्या है और डायमेंशंस क्या है, और कितने टाइप्स का वर्क यानी पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। यानी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फर्स्ट वी डिस्कस कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्योंकि जब हमने वर्क के बारे में आपसे डिस्कस किया तो वर्क तो तभी होगा जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, किसी दूसरे पोजीशन पे चली जाएगी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तभी आप कहेंगे कि वर्क डन होता है। अब उस बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कौन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जितने भी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे लास्ट में पावर के बारे में, और हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनर्जी जब डिस्कस करेंगे तो इसके मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारा लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है जरा उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका जो ये है कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वर्क डन होगा। ये वर्क डन यानी आपने फोर्स अप्लाई किया और जो वर्क होगा, यानी बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन या जहां कहीं पर गई, जो वर्क डन होगा वो डिपेंड कर रहा हो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसके पाथ पे डिपेंड ना कर रहा हो कि किस पाथ से बॉडी मूव होकर दूसरे पोजीशन पे पहुंची। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बाई चांस अगर कोई बॉडी है, जैसे यहां पे कोई बॉडी है और इसको हम h हाइट पे ले जा रहे हैं, ये जो हाइट है ये h गिवन है, और यहां से आप बॉडी को यहां पे ले जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। या इसी बॉडी को इसी h हाइट पे दूसरे पास से ले जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब इंक्लाइंड प्लेन होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाइए, यहां से ये बॉडी ले जाना स्टार्ट करिए, और हाइट कितनी लीजिए, h की हाइट ले लीजिए, ये हाइट h है। यानी आप इस पाथ से इस बॉडी को यहां पे लाएं या इस यहां से यहां पे इस पाथ से बॉडी को लाएं,
वर्क डन क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना एक पाथ से दूसरे पाथ पे, यानी इस पाथ में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा बॉडी को यहां से यहां ले जाने में, उतना ही वर्क डन यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा। और जब बॉडी को हम ले जाएंगे किसी भी पाथ से, तो वहां पे हमें वर्क फोर्स तो अप्लाई ही करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करके ही ले जाएंगे। तो ऐसा फोर्स जिसमें हम वर्क डन करें और वो वर्क डन जो है इसके पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी इस पाथ से ले जा रहे हैं या इस पाथ से ले जा रहे हैं, केवल डिपेंड कहां पे करे, डिपेंड किस पे करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक, यानी ये जो बॉडी है आपकी, अगर हम फिर से इसको कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह देते हैं द फोर्स इज सेड टू बी द कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम displacing one position to the another position is depend only upon the initial and final position but not depend upon the path followed by the body। यानी इसके पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल इनिशियल और पोजीशन जो बॉडी के हो उस पे डिपेंड करे वर्क डन, जो फोर्स अप्लाई किया है जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। अब यहां से देखिए जरा, अगर हम इन दोनों स्टेप्स में वर्क डन अगर कैलकुलेट करें, दोनों स्टेप्स में, तो वर्क डन यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इस वाले स्टेप में यानी इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और दोनों में अगर आप वर्क डन निकालिए, यानी वर्क डन इन फिगर ए, तो वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इस वाले में कितना हो रहा है, यहां पे इनिशियल पोजीशन पे था और यहां पे फाइनल पोजीशन पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये h हाइट दिया है h, और फोर्स कितना हो जाएगा mg इंटू h, भाई वेट इसका डाउनवर्ड mg वर्क करेगा फोर्स, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, तो ये क्या आ जाएगा वर्क डन mgh, ये वर्क डन आ गया। अब जरा इस वाले में आप वर्क डन कैलकुलेट करिए, तो जब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आप वेट इसका क्या वर्क करेगा, mg डाउनवर्ड वर्क करेगा, और ये जो आपका थीटा एंगल ले लीजिए, ये फोर्स आप अप्लाई करके जा रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन वर्क करेगा इस पे, यानी ये रिएक्शन वर्क करेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इधर आएगा आपका mg cos थीटा, और इस इधर क्या आ जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक, यानी ये आपका जो आएगा वो mg cos थीटा और ये क्या आएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। अब यहां से जरा वर्क डन कैलकुलेट करिए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहां से क्या हो जाएगा, ये mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर आप ए बी और सी और ये हाइट h है तो हमें फाइंड आउट किसकी करनी, AC हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब AC डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब AC की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और AC की वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा से जरा अप्लाई करिए यहां पे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी h अपॉन
AC, और AC यहां से फाइंड आउट कर लीजिए AC अपॉन साइन थीटा। तो AC यहां पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है इसको जरा यहां पे पुट करिए, तो H अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा mgh। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया, यानी mgh, यानी दोनों केसेस में आपका वर्क डन कितना आ रहा है, इसमें इस केस में भी वर्क डन कितना आ रहा है mg, और इस केस में भी आपका वर्क डन कितना आ रहा है W इक्वल टू mg। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फोर्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, इसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस पाथ से ये बॉडी हम यहां से इनिशियल से फाइनल पे ले जा रहे हैं। ठीक है, जरा एक स्टेप एक और हम आपको बता देते हैं, जरा दूसरा देखिएगा। जैसे हम दूसरा एक पाथ और ले लेते हैं, यानी इसी हाइट को से हम क्या करते हैं, इस तरीके से ले जाते हैं। ये हाइट h है, और यहां पे कोई बॉडी है, यहां से यहां तक हमको लाना है और वर्क डन फाइंड आउट करना है। इसमें कितना वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा इसमें जो है, और कंजर्वेटिव फोर्स की बात हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं एक स्टेप की जो हाइट है वो h डैश है, एक की हाइट जो है, भाई ये समझ लीजिए जब हम किसी फ्लोर पे यानी छत पे चढ़ते हैं घरों में, मकान पे, तो जीने के थ्रू ये चढ़ते हैं, और उसके एक जो स्टेप है उसका उसकी हाइट मान लेते हैं h डैश है, और कोई बॉडी m मास की हम क्या करते हैं यहां से यहां तक ले जाना चाह रहे हैं, तो देखते हैं हम कितना वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन होगा जरा देखिए कितना होगा। इसमें वर्क डन अगर फाइंड आउट करें, सो द वर्क डन W इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यानी फोर्स क्या होगा, इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड वर्क करेगा ना mg, इंटू एक स्टेप की हाइट कितनी है h डैश, इंटू और स्टेप्स कितने हैं आपके, मान लेते हैं n स्टेप्स हैं n। तो ये जो जब एक स्टेप्स की हाइट जो h डैश है और स्टेप्स टोटल कितने हैं n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल h, इट मीन्स mgh। ठीक, तो हमारे पास तीनों कंडीशन में वर्क डन कितना निकल के आया, W इक्वल टू mgh। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है जरा देखिए। कंजर्वेटिव फोर्स जो आपका है मेन ये है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक किसी आप अगर किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और एक क्लोज्ड लूप में जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 होगा, और इन तीनों स्टेप्स में हमने आपको वर्क डन कैलकुलेट करके बता दिया है। तो हम कंजर्वेटिव जो फोर्स है आपका वो एक बार फिर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कैसे हम, यानी आपने इन स्टेप्स में सारी चीजें देख लिया है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं कर, पाथ का मतलब किस रास्ते से आप ले जा रहे हैं बॉडी को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम डिफिनीशन लिखें तो कह देंगे द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force of a moving body depend only initial and final position of a body, it does not depend upon the path followed by the body। और इसकी जो प्रॉपर्टी हमने बताया, जैसे
इसके जो क्लोज पाथ को आप ले लीजिए और उसका जो वर्क डन आएगा टोटल वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। और कैसे आएगा जरा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये कोई आपका पाथ है, एक ये पाथ ले लेते हैं, यानी इस तरीके से ये कोई पाथ लीजिए और ये कोई पाथ ले लीजिए और यहां से ये आपका A है और ये आपका B है, ये पॉइंट 1 ले लीजिए और ये 2 ले लीजिए। पहले आप वर्क डन A से 1 गए, 1 से B जाएंगे, यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे बॉडी है और यहां पे पहुंचना चाह रहे हैं और फिर यहां से यहां पे आना चाह रहे हैं, तो WA1 to B इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगला जो वर्क इधर से इधर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी -WB to A। अब ये पोर्शन इधर लाएंगे तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, WA -1 to B प्लस, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, B to A इक्वल टू 0। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स के। अगर हम लगा करके किसी बॉडी पे का वर्क डन करते हैं, अगर कोई फोर्स अप्लाई करके और वो फोर्स कंजर्वेटिव है, तो पूरे एक साइकिल में जो वर्क डन हमारा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहां से यहां तक जितना हम वर्क डन किए होंगे उसके अपोजिट यहां से यहां तक वर्क डन किए होंगे और टोटल करेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जैसे ही वर्क डन हमारा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में, वो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं जरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स आपके कौन कौन हैं? एग्जांपल्स आपके जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये जितने भी फोर्स हैं आपके वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स on moving body depend upon the path of the body and does not depend upon the initial and final position। यानी कहने का मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होगा जो पाथ पे डिपेंड करेगा, वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे ये अगर कोई प्लेन है आपका और इस पे अगर बॉडी कोई रखी हुई है, आप फोर्स अप्लाई F कर रहे हैं, इस पे M मास की बॉडी है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो अब देखिए जरा, अगर इस बॉडी को यहां से यहां तक लाते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, df डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फिर इस बॉडी को यहां से यहां तक लाएंगे तो जितना यहां से यहां तक लाने में वर्क किया होगा उससे या तो ज्यादा वर्क हमें इधर से यहां से कम करना पड़ेगा या कम हमें वर्क, यानी 0 इसका पाथ जो नहीं होगा वर्क डन टोटल जो है। इसलिए इसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ये वर्क डन हम बोलते हैं। यानी जो फ्रिक्शन आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को किस पे डिपेंड करता है, केवल पाथ पे डिपेंड करता है बॉडी की, ना कि वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यानी किस पाथ से अगर आप पाथ चेंज कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका वर्क डन चेंज हो जाएगा। यानी अगर इस पाथ को इधर से यहां पे ला रहे हैं, यानी अगर ये हम A और B ले लेते हैं और पाथ हमारा A से B जो आता है वो कोई जरूरी नहीं जो वर्क डन हो, यानी WAB इज नॉट इक्वल टू WBA, ये इक्वल नहीं हो सकता अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है।
ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ मूविंग body depend only upon the path of the body, does not depend upon the initial and final position of body. So this type of force is called the non-conservative force, and conservative force means the force is said to be the conservative force if the work done by the force of a moving body depend of initial and final position, then this type of force called the conservative force. तो मेरे हिसाब से ये नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया होगा। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट जो इस चैप्टर का है, एनर्जी। एनर्जी क्या है आपकी? जो नेक्स्ट इस चैप्टर का है एनर्जी, एनर्जी क्या है? इसके बाद हम पावर को डिफाइन करेंगे। एनर्जी जो है, अगर डिफाइन डेफिनेशन लिखना है तो लिख देंगे द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग जो वर्क होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। यानी कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, इट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स the energy of a body is defined as it is a capacity of a body of doing work। यानी कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है, जितना बॉडी वर्क कर सकती है उसी कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। और एनर्जी का जो यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो जूल भी होता है। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल होगा। और सीजीएस सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा वो अर्ग होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है आपका जूल, और सीजीएस सिस्टम में, यानी ये जो आपका सीजीएस सिस्टम और इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा? ml²t-2। यानी डायमेंशन जो आपकी वर्क डन की होगी वही डायमेंशन आपकी क्या होगी? एनर्जी की डायमेंशन होगी। ठीक है, अब ये एनर्जी कई टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और बहुत सा टाइप की एनर्जी होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो अभी हमने आपसे कहा एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ अ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करें तो लिख देंगे द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यानी किसी बॉडी के उसके मोशन की वजह से, अगर वो मूव करने लगे, रेस्ट से जाकर के मूव करने लगे, और उस मोशन की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब मान लेते हैं कोई बॉडी ऐसी है जो रेस्ट में है, ये कोई बॉडी है आपकी रेस्ट में है, और हमने इस पे फोर्स F अप्लाई किया तो ये बॉडी जो है मोशन में आ गई, यानी कुछ इसकी वेलोसिटी इसमें डेवलप हो जाएगी। यानी अगर इस पे हम F फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉडी मोशन करेगी अगर इसका स्मॉल ए एक्सेलरेशन से ये मूव करने लगे। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है? F = ma। एम मास की कोई बॉडी है, रेस्ट में थी, हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे फोर्स अप्लाई किया ये बॉडी मोशन में हो गई, यानी एक्सेलरेशन ए से। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ से कैलकुलेट करें तो A = क्या हो जाएगा? F/m।
ठीक है। और अगर जब ये बॉडी मोशन में आ गई, पहले इनिशियल मानी रेस्ट में थी, यानी जब ये रेस्ट में थी तो u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब ये मोशन में आ गई यानी इन मोशन वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, v स्मॉल v, यानी जब ये रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले लिया, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया एक्सेलरेशन a इसमें प्रोड्यूस हुआ तो हमने एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ से कैलकुलेट कर लिया, और वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। तो अब यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और यहां से जरा देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है, 0 पुट कर दीजिए, सो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as, सो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर एस इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स हमने अप्लाई किया। अब यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्सेलरेशन पुट करिए इसमें, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस। अब ये जरा m इधर ले आइए और ये 2 इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ डॉट एस, और एफ डॉट क्या होता है, वर्क डन होता है, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाई के। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये W इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ डॉट एस की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, W। सो W इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही आपकी क्या होगी, क्योंकि ये मोशन की वजह से है वर्क डन, और इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिनोटेड बाई के, यानी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आ गया आपका, वो आ गया के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपके पास आ गया। अब इस फार्मूले से भी हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक, ये भी हम इस फार्मूले से भी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब हमें डिस्कस करना है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, जरा देखिए। जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, यानी द वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसकी डिफिनीशन भी, इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है, कहते हैं राइट द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड आल्सो प्रूफ इट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें प्रूफ करके ये लाना है W इज इक्वल टू डेल्टा के, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो हमें क्या लिखना होगा इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स डिस्प्लेसिंग इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या आप एक बार और हम फिर से इसको बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू डेल्टा के। ये हमें प्रूफ करना है। और कैसे प्रूफ होगा जरा देखिए, इसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम प्रूफ करते हैं। जरा देखिए, अगर आप वर्क डन फार्मूला निकालें, अगर कोई किसी बॉडी पे आप इस F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? यानी dW इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट ds। यानी अगर किसी बॉडी में आप F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ds हो रहा है उसमें, तो वर्क डन कितना हुआ? dW F डॉट ds। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। F डॉट ds इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F ds cos थीटा। और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा आपका F ds cos 0, यानी dW इक्वल टू आ गया आपका F ds। ये dW की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है यार? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। और ये जो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी के फॉर्म में। और कैसे चेंज करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो ये हो जाएगा m dv अपॉन dt लिख सकते हैं। और ये फोर्स की जो वैल्यू आई यहां पे पुट कर दीजिए, F ds है। F की जगह क्या पुट करेंगे? m dv अपॉन dt पुट कर दीजिए। सो dW इक्वल टू m dv अपॉन dt इंटू ds। ठीक है, अब जरा इस dv को इधर ले आइए, ds को इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यानी dW इज इक्वल टू आ जाएगा m ds अपॉन dt इंटू dv। इस dv को हम इधर ले आए, ds को इधर। और ds अपॉन dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट मीन्स वेलोसिटी। सो dW इक्वल टू mv dv अपॉन dt। ठीक, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? एक मिनट, ये हमारे पास ds अपॉन dt की वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने? v पुट कर दिया। तो dw इक्वल टू क्या होगा? mv इंटू dv। ठीक, अब हमें वर्क डन क्या निकालना है? यानी इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या थी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या थी? तो इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u और फाइनल वेलोसिटी v ले लेते हैं। और हमें टोटल वर्क डन निकालना है। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से dW है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो, तो उसकी वजह से हमारी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल v है, तो वर्क डन कितना होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? यानी dW इक्वल टू इंटी लोअर लिमिट यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल v और m v dv। अब ये m तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। सो m u v v dv। और इसको जरा आप क्या करिए? इंटीग्रेट कर दीजिए।
जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा m v²/2 u v। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब जब इंटीग्रेट करें, फर्स्ट पुट द अपर लिमिट एंड देन पुट लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू ये आ जाएगा m v²/2 माइनस u²/2, यानी फर्स्ट पुट अपर लिमिट एंड देन पुट लोअर लिमिट, और ये m से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu² बाय m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। और ये क्या है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K फाइनल माइनस K इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा K, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये जो आ गया W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा K, इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी द वर्क डन बाय अ फोर्स डिस्प्लेसिंग a body is equal to the change in kinetic energy. This is called the work energy theorem. और ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसलिए इसको कई बार देख लीजिएगा कैसे हम प्रूफ करके फाइनल और काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे वर्क डन के इक्वल लेके आए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये थ्योरम्स भी लिखने के लिए आती है। तो आज इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फिर हम इसी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर पे लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।